Pro viewers, India's Lord. सभी भी है पवार साहब, कोई हिकअप सभी भी है शिवसेना के साथ में जाने को लेकर? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अभी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं? कॉमन इश्यूज पर क्या वो हिकअप है औपचारिक ऐलान करने में? कुछ हम ये किसी के साथ जाना या न जाना, इस इशू के बारे में हमने अभी इसमें बात ही की। बात पहले लास्ट इलेक्शन कांग्रेस एनसीपी फॉर टुगेदर। इफ कांग्रेस और एनसीपी हैज टू टेक अ व्यू, they have to discuss within themselves first। इसमें सुधार इतना ही किया कि yes, we will discuss definitely, मगर simultaneously we will take in conference our other colleagues also who has a small number but they are colleagues। But some would say argue, Mr. Pawar, that if you are not talking about having an alliance with Shiv Sena at this stage, in this president's rule, the BJP might attempt to get the NCP, get the Shiv Sena. BJP ने क्या करना है उनका अधिकार है। But don't you feel there is a time limit, because ultimately टाइम लिमिट हमारे सामने 6 महीने का। अभिनंदन केलं राज्यसभेमध्ये, त्यामुळे कुठेतरी वेगळ्या चर्चा सुरू झाली भाजप राष्ट्रवादी। मोदी साहब, पवार साहब, आपकी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तारीफ की, एनसीपी की बहुत तारीफ की। Is it on the table to take Shiv Sena on board, to take Shiv Sena on board and form an alliance with the Shiv Sena? हमने बात ही की नहीं तो कैसे बताओ? पवार साहब, ideological differences with Shiv Sena when it comes to NCP Congress as a UPA bloc as opposed to Shiv Sena. We have not discussed with any other political party। पवार साहब, शिवसेना बार बार कहती है We have discussed with Congress and NCP। आज इसमें थोड़ा सुधार इतना ही किया कि जो छोटे पक्ष है जो हमारे साथ थे उनके साथ भी एक बार बहस करेंगे। सर, शिवसेना बार बार कह रही है कि हमारे पास 170 विधायक हैं, कांग्रेस एनसीपी के साथ हम सरकार बनाएंगे, तो वो ऐसा कैसे कह रहे हैं? क्या आपने उनको भरोसा दिया है? राउत बार बार कहते हैं कि हम लोग साथ में मिलकर सरकार बनाएंगे। मुझे मालूम नहीं 170 की फिगर वगैरह क्या, आप वो बताते तो उनसे पूछना चाहिए। वो कहते हैं कि आप साथ हैं। हम तो सबके साथ, आपके साथ भी है। Program discussions are concerned, Congress leaders were present, Ajit Pawar, Jayant Patil was present, Eknath Shinde and Subhash Desai was present as well, sir. It's Congress NCP Sena has had meetings, coordination committee meetings। नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं, कोई डिस्कशन। ऐसा कि विधानसभा के सदस्य मिलते हैं, बात करते हैं, इससे कोई ज़्यादा नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने तय करने की बात की ही नहीं। किसके लिए करेंगे जब तक हम आगे क्या करेंगे ये तय नहीं होता। तो आपके टॉप लीडर्स आज नवनीत कौर सर जो इंडिपेंडेंट एमपी है वो कहती है एनसीपी और बीजेपी को साथ आना चाहिए, ऐसी वो अपील करेगी। आपको लगता है वो पॉसिबिलिटी है एनसीपी और बीजेपी की? कौन अपील करेंगे? सर, नवनीत कौर जो है एमपी है इंडिपेंडेंट, वो कह रही थी एनसीपी और बीजेपी को साथ आ जाना चाहिए। अभी कौन है नवनीत कौर? सर, इंडिपेंडेंट एमपी है महाराष्ट्र। ऐसी चर्चा हमारी पार्टी की नीति तय करेगी जी। आपको भी लगना चाहिए कि किसके बारे में। पवार साहब, सस्पेंस बरकरार क्यों है? पवार साहब, ये सस्पेंस क्यों बरकरार है? इसके पीछे क्या वजह है? सेना के समर्थन पे नहीं हमें मालूम नहीं। सर, उद्धव जी न्यूज है आपसे हमें मिली। मीटिंग झाली त्यामध्ये काय झालं? कारण का तुम्ही आता म्हणताय की असंच काय झालं नहीं। में जो मीटिंग्स हो रही है, फोटोग्राफ्स शेयर हो रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान कांग्रेस से, जयंत पाटिल, अजित पवार, सुभाष देसाई, ये क्या है? क्या छोटी पार्टियों से बातचीत की रह गई है? यहाँ कल के चुनाव में जिनके पास ज्यादा नंबर है वो सरकार बना नहीं रहे, इसलिए हमारे लोग बैठते कि भाई क्या होगा यहाँ, ये सरकार क्यों नहीं बना। सर, तो क्या संजय राउत झूठ बोल रहे हैं कि हमारे साथ 170 संख्या है, सबकी सहमति हो गई है? वह हमसे बोले नहीं, आप उनको पूछो ना। ऐसा एजुकेशन एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एडिटर्स के बारे में आप करते हैं, अब भी अजीब है। सर, क्या छोटी पार्टी से बातचीत औपचारिकता पर रह गई है? बाकी छोटी पार्टी से बातचीत रह गई है, बाकी रह गया है क्या? करेंगे ना, किया ही नहीं। सर, आपने कहा कि शिवसेना के मसले पे बातचीत नहीं हुई, लेकिन आपकी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है या जो भी कोऑर्डिनेशन है, उसमें किन मसलों पे बातचीत अभी होनी है या फंसी हुई है? ये इन्फॉर्मल कांग्रेस एनसीपी के लोग बैठे, ये बात सच,
मगर प्रोग्राम कोई तय हुआ नहीं। तैयार करके इसके बारे में पार्टी ने यहाँ चाहे कांग्रेस हेडक्वार्टर से कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, एनसीपी में एनसीपी का चीफ मैं हूँ, इन लोगों से इस बारे में कुछ बात नहीं हुई, ना कोई अप्रूवल नहीं। पवार साहब कहा जाता है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो पीछे वजह होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी की तारीफ की, क्या आप ये रूल आउट करते हैं कि एनसीपी किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएगी? क्या वो पॉसिबिलिटी? सीधी बात ये है कि राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के इम्पोर्टेंस के बारे में सदन में डिस्कशन हुआ, अभी भी चालू है, यानी मुझे मालूम, मगर प्रोग्राम में था। और तब राज्यसभा का इम्पोर्टेंस करते समय प्रधानमंत्री हो या अन्य सदस्य ने कई बातें कही, साथ साथ हाउस की डिग्निटी रहने की आवश्यकता है, ये बात भी कही। मुझे याद है कि मेरा 75th यहाँ एक समारोह हुआ था। इस फंक्शन में मैंने रिप्लाई देते समय किया कि मैं पिछले 52 सालों से विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा या विधान परिषद में लगातार हूँ, मगर आज तक मैं कभी मेरी सीट छोड़कर वेल में गया नहीं। वेल में जाना यानी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना हो तो अपने सीट पर खड़े रह के आप कोई भी बोल सकते हैं, मगर हाउस की डिग्निटी रखनी चाहिए, ये हमारी नीति है। इसका रेफरेंस प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया। आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? हमने इलेक्शन किसके खिलाफ कोशिश किया? वो तो शिवसेना के हमारे चुनाव मेन हमारी जब टोटल सीट देखेंगे तो शिवसेना के खिलाफ जरूर है, मगर मेजर हमारा लड़ाई बीजेपी के साथ हुई। और इसलिए कैसे हम बोल सकते हैं आज हम खाली हमारी पार्टी और कांग्रेस इसके बारे में हम बात करते हैं, दूसरी सोच हमारे सामने नहीं। पवार साहब कहते हैं कि आप जो भी बोलते हैं, जो in terms of BJP and Shiv Sena, there are talks of coming back together. Will you all lose that opportunity? Because the first time when you came back from Delhi after Maharashtra elections, you said the mood is against the BJP. That is the prevailing. Last time when you met Congress president. इसमें सुधार क्या हुआ? हमने कोई बदलाव नहीं किया, जो कहा वो हमारा थिंकिंग है, ऑब्जर्वेशन है। So is there a possibility of the BJP Shiv Sena coming back together? हम कैसे बताएंगे, उनको पूछो ना। पवार साहब, आप सोनिया जी से मिले, क्या सोनिया जी को कोई एतराज है शिवसेना के साथ सरकार बनाने में? नहीं, सरकार बनाने की बात ही नहीं हुई। और तीसरी की बात हमारी आपस की होगी, एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़े। आगे तो हमारी नीति क्या होनी चाहिए इस पर बात करने का तय किया। Sir, in Mumbai, when you addressed that press conference with the Congress leaders, Mr. Ahmed Patel, Mr. Kharge, who had gone, you spoke about a common minimum program. NCP, Congress are in a pre-poll alliance. What do you need a common minimum program for if you are not bringing another person on board? There are many other things. As I said, there are other 3-4 political parties. Then secondly, unfortunately, जब हम चुनाव के लिए गए तो पहले कांग्रेस। तो नाज़रीन, आपको बताएं, एनसीपी चीफ शरद पवार ने कांग्रेस की ऊपरी सदस्य सोनिया गांधी से खास मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि आज की जो ये मुलाकात थी ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियों के ताल्लुक से थी। किसी भी तीसरी पार्टी के बारे में उन्होंने यहाँ पर जिक्र तक नहीं किया। बार बार उनसे पूछा गया बीजेपी के ताल्लुक से क्या कुछ कहना है, शिवसेना के ताल्लुक से क्या कुछ कहना है। शरद पवार ने बिल्कुल मंझे हुए पॉलिटिशियन के अंदाज में कहा कि ये आप उनसे पूछिए, आज हुकूमत साजी के बारे में कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियों ने आपस के बारे में बातचीत की है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना लीडर संजय राउत ने फिर आज कहा कि शिवसेना से ही महाराष्ट्र का वजीर आला होगा और महाराष्ट्र की हुकूमत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर चलेगी। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि एनडीए किसी की जागीर नहीं है, शिवसेना एनडीए की फाउंडर मेंबर में से एक है। एनडीए बनाने वाले उस वक्त जो 4 प्रमुख नेता थे 30 साल पहले,
अटल जी, अडवाणी जी, प्रकाश सिंह बादल साहब, जॉर्ज फर्नांडिस और बाला साहब ठाकरे। हमने एनडीए बनाया है, शिवसेना ने, और हमने बार बार एनडीए को मजबूत करने की कोशिश की है। एक ज़माना ऐसा आया था कि एनडीए में 2 या 3 लोग बचे थे, उसमें से शिवसेना थी। हमने एनडीए बचा के रखा, हमने एनडीए बचा के रखा। इतने हालत आ गए, कितने मोह के प्रसंग आ गए, लेकिन हमने एनडीए को टूटने नहीं दिया, हमने बीजेपी को छोड़ा नहीं। लेकिन आज किसी को लगता है हम भगवान है और हम सब कुछ कर सकते हैं, और शिवसेना को एनडीए से बाहर निकालने की आप बात करते हो, तो मैं कहूँगा आप भगवान नहीं हो। सरकार बनेगी, शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उसके ऊपर सहमति हुई है 3 पार्टी में, उसके आधार पर राज्य चलेगा। देखिए, कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दे नहीं है महाराष्ट्र में, प्रोग्रेसिव स्टेट है। फुले, अंबेडकर, शाहू, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है। हमें मालूम है राज्य में क्या करना है, कोई वहाँ गड़बड़ नहीं होगी। मैं आपको बताना, बहुत मजबूत सरकार, स्थिर सरकार रहेगी, और शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। अभी कहाँ बैठना है, कहाँ आज के जो भगवान है, प्रेजेंट भगवान, हमको कौन से टेबल पे बिठाया है हम देख लेंगे, लेकिन जहाँ बैठेंगे हम राष्ट्र को समर्पित कार्य करेंगे। रुकने पार्लियामेंट औरंगाबाद इम्तियाज जलील ने आज लोकसभा में महाराष्ट्र के किसानों के मसाइल को उठाया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तंज किया और कहा कि मौजूदा सरकार से ही किसानों को 25,000 मुआवजा देने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने दिए हैं सिर्फ 8,000। इम्तियाज जलील ने तनकीद करते हुए कहा कि इंडस्ट्रीज को करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम बड़ी बड़ी स्कीम्स किसानों के नाम के ऊपर, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र के अंदर हो, हम शुरू करते हैं, लेकिन जब किसानों के ऊपर आफत आती है तो हम कैसा अपना मुंह फेर लेते हैं, उसका जिंदा उदाहरण हम देखकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिले जहां से मैं आता हूं, वहां से 48,000 हेक्टेयर में से 42,000 हेक्टेयर की पूरी फसल बर्बाद हो गई। एक ऐसा लग रहा है किसानों को कि हम यतीम हो चुके हैं, हमारे ऊपर कोई वाली नहीं है, क्योंकि हकीकत यह है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं है, कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उन्होंने भी मांग की थी कि 25,000 रुपये मिलना चाहिए, और किसानों को दिया गया कितना, तो महज 8,000 रुपये। हम उद्योगों के मामले के अंदर लाखों करोड़ रुपए हम इंडस्ट्रीज का हम माफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए हम 8,000 देना या 10,000 रुपये देना, इसके ऊपर ही हम अड़े हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई। महाराष्ट्र में इन दिनों गैर मौसमी बारिश के सबब किसानों को हुए नुकसान का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। दूसरी जानिब रियासत में हुकूमत की तश्कील में जारी रस्साकशी की वजह से भी लोगों में सख्त बेचैनी देखी जा रही है। इसी ज़िम्न में बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर राव साहब दानवे ने नांदेड़ का दौरा किया। यहाँ उन्होंने मुतासरा किसानों से मुलाकातें की और किसानों को होने वाले नुकसानात के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। साथ ही उन्हें मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इमदाद पहुँचाने का भी यकीन दिलाया। और शिवसेना के साथ बीजेपी के इत्तेहाद के टूटने के लिए भी उन्होंने शिवसेना की हट धर्मी को ही जिम्मेदार करार दिया। हिंदुस्तानी शहरियत और अहम दस्तावेजात से मुताल्लिक रहनुमा कानूनी वजाहतें पर मबनी किताब NRC अंदेशे मसाइल और हल का इजरा मालेगांव शहर के हज ट्रेनिंग सेंटर हॉल किदवई रोड पर अमल में आया। किताब का इजरा सुन्नी दावत इस्लामी के मारूफ मुकर्रर मौलाना सैयद अमीन अल कादरी के हाथों हुआ। NRC के मुतालिक मालेगांव शहर समेत पूरे मुल्क में गलत फहमियाँ पाई जा रही हैं। इन्हीं हालात में ये किताब सही रहनुमाई करने के मकसद से मंजर आम पर लाई गई है। किताब उर्दू जबान में है, जल्द ही हिंदी, मराठी और अंग्रेजी जबानों में भी इसके एडिशन मंजर आम पर आएंगे। पूरे हिंदुस्तान में NRC का मुद्दा गरमाया हुआ है और सोशल वेबसाइट्स के ज़रिए इसके मुतालिक बहुत सारी अफवाहें समाज में गर्दिश कर रही है, जिसके सबब हर कसोनाकस खौफ और ह्यास के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा है। इस ताल्लुक़ से नूरी अकेडमी ने वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए NRC NPR दोनों चीज़ों पर हुकूमती सतह पर जो नुमाइंदगी की गई है उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए एक डेटा तैयार किया है, जिसे हमने आज किताबी सूरत में पब्लिश किया, जिसका नाम है NRC अंदेशे मसाइल और हल। इस किताब के अंदर NRC से मुतालिक बहुत सारे मसाइल का इहाता करने की कामयाब कोशिश की है। शहरियत
का सबूत या सबूत शहरियत कह सकते हैं। इस वक्त कहने वाले किस नीयत से कह रहे हैं, उनकी नीयत क्या है, उनका टारगेट क्या है, ये तो वो जाने। लेकिन हमारे मज़हब में चूँकि आज तो दस्तावेजी मामलात रहते हैं। महाराष्ट्र की सड़कों पर दौड़ने वाली बर्क रफ्तार गाड़ियों की रफ्तार को काबू में करने का सिलसिला 18 नवंबर से शुरू हो चुका है। इसके तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और हवा से बातें करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि रियासत भर में गाड़ियों की रफ्तार की हद मुकर्रर कर दी गई है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बढ़ते जानलेवा सड़क हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए अब मोटर गाड़ियों की रफ्तार को काबू में करने का अमल शुरू हो चुका है। नए कानून पर अमलावरी का आगाज हो चुका है, जिसके तहत हाईवे, एक्सप्रेसवे और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में गाड़ियों की रफ्तार मुकर्रर कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बल्क रफ्तार गाड़ियों की जाँच के लिए औरंगाबाद ट्रैफिक पुलिस को जदीद तरीन आलात से लैस 2 एर्टिगा गाड़ियाँ मिली हैं। इन गाड़ियों का इफ्तिताह पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद के हाथों अमल में आया। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इन गाड़ियों की मदद से न सिर्फ हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाया जाएगा, बल्कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को भी बर्थ एनालाइजर की मदद से पकड़ा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को ये गाड़ियां मॉडर्न पुलिसिंग फंड से दस्तयाब हुई हैं। ट्रैफिक ब्रांच के लिए गाड़ी आई है और इसमें जो आधुनिक पुलिसिंग के लिए, यातायात पुलिसिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो इसमें ऑलरेडी फिटेड हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड चेक करने के लिए जो गन होती है वो इसमें लगा हुआ है। ब्रेथ एनालाइजर जो कि हम ड्रंकन ड्राइविंग में यूज़ करते हैं वो लगा हुआ है। और इसके साथ जो गाड़ी में फिल्म लगाते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल चेक करने के लिए जो हमको मीटर चाहिए वो लगा हुआ है। तो इस तरीके से एक अत्यंत आधुनिक व्हीकल हमें, 2 ऐसी व्हीकल हमें हमारे यातायात विभाग को प्राप्त हुई। ट्रैफिक पुलिस को मौसूल इर्टिगा गाड़ियों में जदीद तरीन तकनीकी आलात नस्ब हैं, जिनके जरिए न सिर्फ रास्ते पर दौड़ने वाली गाड़ियों की रफ्तार का पता चलेगा, बल्कि गाड़ियों के शीशे पर लगने वाली फिल्म की ट्रांसपेरेंसी की जांच भी मुमकिन है। इस लिहाज से उम्मीद की जानी चाहिए कि हादसात पर काबू पाने में किसी हद तक मदद मिल पाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। नांदेड़ शहर में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए जिला पुलिस इंतजामिया ने 6 पुलिस स्टेशन हुदूद में 25 पुलिस चौकियां कायम करने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला एसपी विजय मगर ने ये जानकारी दी। विजय मगर ने कहा कि शहर की आबादी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पुलिस चौकियों पर खिदमत अंजाम देने के लिए 30 पुलिस सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर दर्जे के ऑफिसर्स को तकर्रुर किया गया है। इनके अलावा 140 पुलिस एहलकार और 60 होमगार्ड्स भी मुकर्रर किए जाएंगे। शहर में टोटल 6 पुलिस स्टेशन है। ये पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अभी हम 25 नए पुलिस चौकी शुरू कर रहे हैं। इसके पहले इसमें से 13 चौकी पहले ही चालू थी, लेकिन कुछ कारणों से वो बंद हो गई थी। पिछले 7-8 बरस से चौकी नहीं थी, तो फिर हमने उनको चालू किया। जैसे यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ गया है, विस्तार बढ़ रहा है, सभी जगह नए नए नगर हो रहे हैं, तो वहाँ पब्लिक के लिए सुविधा होने के लिए हमने वो पूरा पिछले 20-25 दिन हमारे एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी के साथ हमने चर्चा की, मीटिंग लिया और वो हमने पूरा भाग देख के अभी वो चौकी चालू करने का प्रयोजन किया है। अकोला के बालापुर में अली फाउंडेशन की जानिब से इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया गया। इसमें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को निकाह के बंधन में बनने के लिए तमाम ज़रूरी इखराजात मुहैया करवाए गए। अली फाउंडेशन के ज़रिए इत्माम अब तक 50 शादियों का इनेकाद किया जा चुका है। अली फाउंडेशन अकोला की तरफ से बालापुर में इज्तिमाई शादियाँ रखे गए थे, जिसके अंदर अच्छी तरह से बालापुर वालों ने प्रोत्साहन दिया है और बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया है। अली फाउंडेशन अब तक के अकोला में इज्तिमाई शादियाँ करता था, जिसका 3रा साल अली फाउंडेशन में ये साल है, अकोला है और बालापुर में पहली बार इसी साल किया गया और ये शादियाँ मिलाकर अली फाउंडेशन तरफ से 50 शादियाँ और खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक में 5 दिसंबर को 15 हल्कों में होंगे ज़िमनी इंतखाबात। आज पर्चा नामजदगियां दाखिल करने का आखिरी दिन। मुस्लिम अक्सरियती हल्के शिवाजी नगर से कई उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। मोदी सरकार अगर अब अपोजिशन की सुनती तो मुल्क की ये हालत नहीं होती। नासिर हुसैन की न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत।
और बज़्म फ़रोग़ अदब गुलबर्गा ने अजीम शख्सियात को किया याद, टीपू, इकबाल, आज़ाद और नेहरू को पेश किया खिराज अक़ीदत। कर्नाटक में 5 दिसंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज कई उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल की। कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन रहा। दूसरी जानिब साबिक़ रियासती वज़ीर आर रोशन बेग ने इंतखाबी दौर से पीछे हटने का फैसला कर लिया है। एक रिपोर्ट। कर्नाटक की सियासत एक बार फिर गर्मा रही है। रियासत में बाई इलेक्शन की धूम है। 15 असेंबली हलकों में 5 दिसंबर को वोटिंग और 9 दिसंबर को नतायज का ऐलान होने वाला है। पर्चे नामजदगियां दाखिल करने के आखिरी दिन कई उम्मीदवार मैदान में दिखाई दिए। बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती इलाका शिवाजी नगर में कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस के उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल की। शिवाजी नगर में कांग्रेस से रिजवान अरशद और बीजेपी से श्रवण ने अपने पर्चे भरे। दोनों उम्मीदवारों ने जीत हासिल करने का दावा किया। उनके बात पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जिताना और हराना लोगों के हाथ में है। वोटर्स के पास जाऊँगा, सर झुका करके उनसे इल्तिजा करूँगा कि एक मौका मुझे दें, मैं आपकी खिदमत करूँ। क्या भरोसा दे रहे हैं आप शिवाजी नगर की डेवलपमेंट? शिवाजी नगर के लिए बहुत काम करूँगा। शिवाजी नगर का एक बच्चा बनकर शिवाजी नगर की गली कूचों में घूम करके लोगों की खिदमत करूँगा। मेरा कहा अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इधर ही पैदा हुआ सो, मैं शिवाजी नगर में पैदा हुआ सो, बहुत पब्लिक का आशीर्वाद मेरा कहना है, दूसरा कुछ भी नहीं। अच्छा होता मेरा कहा अच्छा 101% में जीतेगा। हमारा रोशन बेग साहब अच्छा मेरा दोस्त है। पार्टी में क्या इंस्ट्रक्शन है मेरा मालूम नहीं। साहब को कहते भी रहे तो पार्टी में इंस्ट्रक्शन दे, साहब को बात करने के लिए रोशन बेग साहब में बात करूँगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। दूसरी जानिब जेडीएस के उम्मीदवार तनवीर अहमद ने साबिक़ वज़ीर आला कुमारस्वामी के सरपरस्ती में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। वहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अब्दुल हन्नान को शिवाजी नगर के अखाड़े में उतारा है। एसडीपीआई ने भी बड़ी रैली मुनक्किद करते हुए अपनी ताकत का मुजाहरा किया। मेरी पार्टी ने मुझे इज्जत बख्शी है। मैं डेफिनेटली एक अच्छी फाइट लड़ूंगा, क्योंकि जैसे हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने बताया कि लोग करप्शन से और कम्युनलिज्म से तंग आ चुके हैं। एक पार्टी ऐसी है जिसके पास सच्चाई, अच्छाई और नेकी के साथ लड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि जो लोग शिवाजी नगर के हैं वो चेंज चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अवाम के दरमियान में अवाम को दिल जीत कर हम इख्तिदार पे आने वाले हैं। ये फार्मूला कांग्रेस का है कि अपने को वोट पूछने के लिए कोई उनके पास पैकेज नहीं है, इसलिए अवाम में खौफ पैदा करके आप उनको वोट देंगे तो बीजेपी आ जाए। बीजेपी का डर अब भी कब तक बिठाएंगे? सेंट्रल में बीजेपी की हुकूमत, स्टेट में बीजेपी की हुकूमत, बीबीएमपी में बीजेपी, वक्फ में बीजेपी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में बीजेपी, और बीजेपी का कितना खौफ दिलाएंगे? अब खुल के आना है। नौजवान तैयार हो चुका है। दलित और मुस्लिम का फार्मूला इस मरतबा कामयाब। कर्नाटक में हो रहे ज़मीनी इंतखाबात में शिवाजी नगर वाहिद मुस्लिम अक्सरियती हल्का है। साबिक़ वज़ीर रोशन बेग के इस्तीफे के बाद यहाँ इलेक्शन हो रहा है। बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने यहाँ मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। सियासी तज्ज़निगार शिवाजी नगर में सेकुलर वोटों की तकसीम का खदशा जाहिर कर रहे हैं। कर्नाटक में बाई इलेक्शन का शोर शराबा शुरू हो चुका है। शिवाजी नगर असेंबली हलके का इलेक्शन काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। साबिक रियासती वजीर रोशन बेग ने मुकाबले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। देखना है होगा कि 9 दिसंबर को किसकी जीत और किसकी हार होगी। कैमरामैन शुअप्पा के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। कांग्रेस तर्जुमान और कर्नाटक के मेंबर पार्लियामेंट सईद नासिर हुसैन ने कहा है कि सरकार को बेरोजगारी और मुल्क के माशी हालात पर बयान देना चाहिए। नासिर हुसैन ने कहा कि सरकार अगर अपोजिशन की सुनती तो मुल्क की ये हालत हरगिज न होती। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने नासिर हुसैन से खास बातचीत की। सरमाई इजलास आज से शुरू हो गया है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अपोजिशन उठा रहा है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कर्नाटक से मेंबर पार्लियामेंट नासिर हुसैन साहब मौजूद हैं। नासिर साहब, कौन से बड़े सवाल हैं जो आप लोग सरकार से इस बार पूछ रहे हैं? देखिए, पिछले सेशन से इस सेशन तक काफ़ी डेवलपमेंट देश में हुए हैं। उन तमाम मुद्दों पे हम लोग सरकार को घेरेंगे। अपोजिशन पार्टीज़ की एक मीटिंग हुई है जिसमें अहम मुद्दों को डिस्कस किया गया है।
देखा जाए तो कश्मीर मामले को लेकर के कई तरह के सवाल आप लोग की तरफ से पहले भी उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार ख़ास बात ये हो रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट नहीं आ पा रहे हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही किया और वहाँ के आवाम के पक्ष में किया, आवाम के बेहतर के लिए किया, फलाबोदी के लिए किया है। अगर वो सही है तो इसका मतलब जो वहाँ की आवाम खुश होना चाहिए। तो अगर आवाम खुश हो। बेहद अहम खबर, टीपू सुल्तान को सरकारी निसाब से खारिज करने का जायजा लेने के लिए रियासती हुकूमत की तश्कील शुदा माहिरीन की कमेटी ने 1 माह की मोहलत तलब की है। ऐसा माना जा रहा है कि तारीखदानों और माहिरीन की ये टीम ज़िमनी इंतखाबात के बाद ही रियासती हुकूमत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी के मेंबरान के मुताबिक उन्हें मुहैया कराए गए दस्तावेजात का बारीक बीनी से जायजा लेने के लिए उन्हें मजीद वक्त चाहिए। वाज़ेह है कि 7 नवंबर को रियासती हुकूमत ने तारीखदानों और माहिरीन पर एक कमेटी तश्कील दी थी। बताया जाता है कि बीजेपी MLA ने अपने दावों को तक़वीत पहुंचाने के लिए कुछ दस्तावेजात और तर्जुमा शुदा किताबें कमेटी को पेश की हैं। अपाचू रंजन ने ही टीपू सुल्तान को सरकारी निसाब से खारिज करने का मुतालबा किया है। कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर लीडर और मैसूर के MLA तनवीर सेठ पर कल रात जानलेवा हमला हुआ। तनवीर सेठ की हालत नाजुक बनी हुई है। उनका मैसूर के कोलंबिया एशिया अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक तनवीर सेठ को कल रात 11:30 बजे अस्पताल लाया गया था। उस वक्त उनकी गर्दन से काफी खून बह रहा था। अब खून का बहाव बंद है, लेकिन उनकी हालत अभी भी नाजुक ही बनी हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुलजिम फरहान पाशा को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि निजी दुश्मनी की वजह से फरहान पाशा ने तनवीर सेठ पर यह हमला किया। मैसूर के बनीमंटप में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान यह हमला हुआ। पुलिस इस मामले की मजीद तहकीक में जुटी हुई है। कर्नाटक के रायचूर में एक अक़लियती तालीमी इदारे की जानिब से ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। अंग्रेजी मीडियम इस स्कूल में तलबा को उर्दू ज़बान के अलावा इखलाकी तालीम भी मुहैया करवाई जाती है। इसी तरह बच्चों में मजहबी मालूमात के ताल्लुक से शऊर बेदार करने के लिए अक्सर व बेशतर हर साल जलसे रहमतुल आलमीन के अलावा दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। जारिया साल भी इस तरह के जलसे का इनेकाद किया गया। बज़्म फ़रोग़ अदब गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम एक अदबी जलसे का इनेकाद किया गया। दरअसल माह नवंबर में पैदा होने वाली अजीम हिंदुस्तानी शख्सियात टीपू सुल्तान, अल्लामा इकबाल, मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू को यहाँ खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। 9 नवंबर अल्लामा इकबाल, 10 नवंबर टीपू सुल्तान, 11 नवंबर मौलाना आज़ाद और फिर 14 नवंबर को पंडित नेहरू का यौम पैदाइश मनाया जाता है। इस तरह देखा जाए तो नवंबर ऐसा वाहिद महीना है जिसमें ऐसी 4 बड़ी उर्दू शख्सियतों का यौम पैदाइश आता है। गुलबर्गा की सबसे कदीम उर्दू अंजुमनों में से बज़्म फ़रोग़ अदब ने इन अजीम शख्सियात को मजमूई तौर पर खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीरें कराना बहुत ज़रूरी है ताकि नई नस्ल को मालूम हो जाए कि पंडित नेहरू की शख्सियत क्या थी, फिर यहाँ पर टीपू सुल्तान की शख्सियत कैसी थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर कैसे थे, मौलाना पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे थे, मौलाना आज़ाद कैसी शख्सियत थी, और इसके अलावा अल्लामा इकबाल की शायराना अज़मत हमारे उर्दू अदब में क्या थी और नौजवान के लिए किस तरह से जो है मशले राह होती है। इस मौके पर पंडित नेहरू की उर्दू दोस्ती और उर्दू से मोहब्बत पर रोशनी डाली गई। मुकर्रिरीन ने कहा कि पार्लियामेंट में जब उर्दू की मुखालफत हो रही थी तो पंडित नेहरू ने ऐवान में बबांगे दहल कहा था कि उर्दू मेरी माँ की जुबान है और उर्दू मेरी मादरी जबान है। टीपू के नाम पर कर्नाटक में जारी सियासत की भी मजम्मत की गई। और रूल ऑफ लॉ जिसे कानून की हुकूमत हिंदुस्तान में जो डीप रूटेड हो गई, मजबूत हो गई है, उसका भी सहरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उन्होंने काफ़ी काम किया इस पर। पेश है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना।